नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। खबरों का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मतगणना को लेकर पौधा प्रशासन अलर्ट, पूरी पारदर्शिता के साथ होगी मतों की गणना। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। अंबिकापुर में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा, अस्पताल के सभी कर्मचारी फरार। नारायणपुर में आयुर्विद्या कार्यक्रम का आयोजन, एड्स को लेकर लोगों को किया गया जागरूक, रैली निकालकर चलाया गया अभियान। अंबिकापुर में रिपर मशीन चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बाइक और रिपर मशीन की बरामद, पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा। और राजनांदगांव पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार। चलिए तो अब खबरें विस्तार से। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की मतगणना पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेज महोबे ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि मतों की गणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इससे पहले सुबह 7 बजे उनकी उपस्थिति में ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी महोबे ने बताया कि मतगणना स्थल में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रत्येक स्तर पर कार्यपालिका दंडाधिकारी प्रवेश द्वार, मध्य स्थान पर और गणना हॉल के सामने सुरक्षा दल के साथ रहेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर एवं गणना हेतु प्रत्येक टेबल में एक गणना पर्यवेक्षक, एक गणना सहायक एवं एक माइक्रो ऑब्जर्वर जो काउंटिंग ऑब्जर्वर के कंट्रोल में रहेंगे, उनके द्वारा वहां इनकी नियुक्ति की गई है और वहां उसकी निगरानी रखेंगे। ईवीएम के मतों की गणना 71 पंडरिया में 19 चक्र होगा। इसी तरह 72 कवर्धा में 20 चक्र में पूर्ण होगा। चूंकि इसमें टेबल की संख्या बढ़ गई है तो अब चक्र राउंड जो है वो कम हो गए। ईवीएम मतों की गणना पूर्ण होने के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से प्रत्येक विधानसभा से रैंडम चयन करके 5 वीवीपैट की काउंटिंग की जाएगी। उसके लिए एक केस बना हुआ है वहां पर, उसकी काउंटिंग ऑब्जर्वर की निगरानी में और वो वहां पे किया जाएगा। वो रैंडम सेलेक्टेड होगा। मतगणना स्थल में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसको पूर्व से ही वो पूरे सर्विलेंस में 360 डिग्री में पूरी सारी चीज वहां पे व्यवस्थित दिख रही है। 3 स्तर पर पुलिस भी तैनात, बाहरी स्तर पर जिला पुलिस रहेगी, बाकी अंदर में सेंट्रल फोर्सेस रहेगी। जो इनर कॉर्डर है वहां पे सेंट्रल फोर्सेस ही रहेगी और बीच में स्टेट आर्म फोर्स रहेगी सेकेंड लेवल पे, और हर लेवल पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से उनकी नियुक्ति की गई है। तेलंगाना में 23 नवंबर को मतदान समाप्त होने के साथ ही तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने एग्जिट पोल के परिणाम जारी कर दिए। एग्जिट पोल का विश्लेषण करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आंकड़ों को देखकर यह लगता है कि बीजेपी 40 से 48 सीटों पर रुकने वाली नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है। तुलनात्मक अध्ययन करें तो बीजेपी की 48 से 66 सीट तक दिखाई जा रही है। कई क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं के मतदान से ग्राफ बढ़ा है। लोगों की नाराजगी वोटों के रूप में कांग्रेस को प्रभावित करेगी। नतीजे का विश्लेषण करने के बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है और वो आखिरी 40 और 42 तक जाकर रुक रहा है। दूसरी तरफ तुलनात्मक यदि अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी की सीट 15 से बढ़ के 48 और 46 तक दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में तेजी के साथ वोटों के परसेंटेज में भी और जो मतदान हुआ उसका रुझान भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ है
वो बहुत तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये 48-46 तो दिखा रहा है, मगर मुझे लगता है कि जो जहां पे टाइट फाइट दिखाया गया है, जहां संघर्ष दिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी उन सब आंकड़ों को देखने के बाद दक्षिण का हो, उत्तर का हो, मध्य क्षेत्र का हो, तीनों का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत विधानसभा क्षेत्र पंडरिया और विधानसभा क्वर्धा के लिए मतगणना हॉल में अतिरिक्त टेबल लगाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस बार मतगणना के लिए क्वर्धा और पंडरिया विधानसभा के मतगणना हॉल में 21-21 टेबल और डाक मतपत्र के लिए क्वर्धा विधानसभा में 4 और पंडरिया विधानसभा में 3 कुल 7 टेबल लगाए जाएंगे। जिले में मतदान केंद्रों की अधिक संख्या होने के कारण समय अवधि में मतगणना की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेज महोबे द्वारा सीयू के लिए अतिरिक्त 7-7 टेबल और डाक मतपत्र की गणना के लिए अतिरिक्त टेबल बढ़ाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सीयू द्वारा मतों की गणना के लिए दोनों विधानसभा में 7-7 टेबल बढ़ाने और डाक मतपत्र गणना के लिए विधानसभा पंडरिया के लिए 1 टेबल और क्वर्धा के लिए 2, इस तरह से डाक मतपत्र के लिए कुल 3 टेबल बढ़ाने की अनुमति दी गई है। नारायणपुर विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतगणना तैयारियों के संबंध में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर वसंत ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना कार्य 3 दिसंबर को जिले के शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय में संपन्न कराई जाएगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना 14 टेबल में 19 राउंड में संपन्न होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद ईवीएम के माध्यम से मतगणना की जाएगी। एसपी ने बताया कि मतगणना स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आए हैं, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 2 दिन रुकिए, सबके आंकड़े एक समान हो जाएंगे। सरकार हमारी बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। 57 सीटों से ज्यादा जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। बीजेपी का कोई ऑपरेशन नहीं चलेगा। वहीं विधायकों को दिल्ली शिफ्ट करने और ऑपरेशन लोटस पर भूपेश बघेल ने कहा कि विधायकों को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है और वे नहीं कर पाएंगे। हम पूरी बहुमत से आएंगे, हमें अपनी मेहनत पर विश्वास है। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। ठीक है? हाँ? उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर, फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट कर रही है। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सपत्नी ओंकारेश्वर पहुंचकर भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन किए। ओंकार पर्वत स्थित आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि दुनिया में जो अशांति है उसे अद्वैत ही समाप्त कर सकता है। ओंकारेश्वर में बन रहा एकात्म धाम विश्व को शांति, एकता का संदेश और दिशा देगा। यहां आकर आत्मिक शांति मिलती है। ये अद्भुत स्थान है। यहां जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। साथ ही उन्होंने विधानसभा के आने वाले 3 दिसंबर चुनाव परिणाम में बीजेपी की सरकार बनने के लिए प्रार्थना भी की। ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। उनकी कृपा और आशीर्वाद पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश की जनता पर और पूरी दुनिया में बरसे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। उनके चरणों में सदैव
यही प्रार्थना करते हैं कि जिस विधि हमारी जनता सुखी हो, वैसा आशीर्वाद वो सदैव दें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। और यहाँ तो आके भाव विभोर हो जाते हैं। ये अद्भुत ऐसा स्थल है कि बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। एक ही बात याद रहती है, भोले शंकर और गौरी मैया, उन्हीं के चरणों में बारंबार। आने वाले परिणामों के बारे में आप क्या कहेंगे? परिणाम मंदिर में काय को बताएं, बाहर बताएं। तो बाबा का मंदिर है, तो बाबा का आशीर्वाद देने आए हैं। यहाँ आशीर्वाद ही आशीर्वाद। बाबा से आपने आज क्या मांगा? मैंने बताया कि देखिए, हम लोग कैसे जगत का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, मध्य प्रदेश का कल्याण हो, जनता सुखी रहे, निरोग रहे, सबका मंगल। सरकार भाजपा की बनती है तो आदिगुरु शंकराचार्य जी और ओंकार लोक को लेकर क्या विस्तार होगा? देखिए, ये जो स्थल है, यहाँ जो होता है भगवान की कृपा से और उनकी मर्जी से होता है। धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओंकारेश्वर के दर्शन किए, तत्पश्चात ममलेश्वर के दर्शन किए। उसी के बाद वो भगवान शंकराचार्य जी की मूर्ति के भी दर्शन करेंगे। जब मीडिया ने सवाल किया कि आपकी सरकार आ रही है, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि अभी हम कोई भी राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं देंगे, हम अभी धार्मिक यात्रा पर आए। यदि 30 वर्ष के अधिक उम्र की कुल मृत्यु को देखें तो 83% मौत हो रही है। इनके मौत को कम करने के लिए शासन की तरफ से अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यदि हम मौत की विश्लेषण में बीमारी अनुसार देखें तो सर्वाधिक मौत 440 में 206 मौतें असंक्रामक बीमारियों से हो रही हैं। हमें इस बात पर फोकस करना होगा कि 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर और उसमें होने वाले साइड इफेक्ट मधुमेह और कैंसर की बीमारी है। मुख्य रूप से इन्हीं कारणों से 30+ की मृत्यु होती है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में 440 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें से 206 लोगों की मृत्यु केवल उच्च रक्तचाप, शुगर और कैंसर से हुई है। असंक्रमित लोगों से जो मौत हो रही है, उसके समझने के लिए जरूरी है कि हम अपने डेटा पहले एकत्र करें। अभी कुछ दिन पहले मैं हमारे जिले के तीनों ब्लॉक के जो कुल मौत हुई है, उसका जब आंकड़ा इकट्ठा करके मैं उसको स्टडी किया, तो ये देखने वाली रिपोर्ट निकल के आई कि 30 साल के ऊपर के जो लोग हैं और ऊपर आगे तक के, उसकी मरने वाली संख्या सर्वाधिक है। इसमें लगभग सिर्फ 3 बीमारी से, एक तो ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारी, दूसरा शुगर संबंधी है, तीसरा कैंसर संबंधी है। 47% व्यक्ति जो है इस चीज से भी मरे पाए गए हैं अक्टूबर की रिपोर्ट के हिसाब से। ये असंक्रामक है, ये बीमारी एक दूसरे को नहीं फैलता है, जिसको होता है उसी को होता है। और इसको रोकथाम के लिए ये है कि अब सभी व्यक्तियों का जांच, जिसका 30 साल की उम्र हुआ है, अपना बीपी का जांच करा ले, अपनी शुगर का जांच करा ले, कैंसर का जांच करा ले। बीपी शुगर का जांच को हम साल में एक बार करते हैं, कैंसर के जांच को हमको हर 5 साल में कराना है। सुरेश जोशी हत्याकांड का मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे थाना कोतवाली पुलिस, साइबर सेल राजनांदगांव और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर गोंदिया, महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि राजनांदगांव पुलिस को सूचना मिली थी कि पर्रेनाला इंडियन पब्लिक स्कूल सुरेश राइस मिल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर जांच में जुटी है। के पास में एक डेड बॉडी मिली थी, जो बाद में सुरेश जोशी के होना पाया गया था, जिसमें मर्ग कायम करके अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें पाया गया था कि मृतक को मारा गया था। एक बहुत बड़ा प्लान था, जिसके तहत 4 लोगों को हमने 25/11 को गिरफ्तार किया। पूरा प्लान प्रकाश गोलछा और उसके साथ के 4 लोगों द्वारा किया गया था। इसमें इन लोगों का प्लान था कि ये लोग सुरेश जोशी को मार के उसकी मृत्यु को आत्महत्या दिखाएंगे और ज्ञानचंद बाफना से पैसे वसूलने की इनकी साजिश थी और साथ में उनको बदनाम करने का भी इनका प्लान था। प्रकाश गोलछा को पुराना हिसाब, उसको लगता है कि उनको आईपीएस और डीपीएस स्कूल की रंजिश को लेके और वहां से निकाले जाने को लेके उसके मन में ईर्ष्या द्वेष था। साथ ही सामाजिक रूप से बहिष्कृत होने की वजह से भी उसके मन में द्वेष था, जिस वजह से उसने ये अपराध कारित किया था।
सुरेश जोशी हत्याकांड में जो सबसे बड़ी कड़ी थी वो गिरफ्तार हो गई है। साथ ही उसके पास से एक स्विफ्ट कार, 2 मोबाइल फोन, जो एक उसका खुद का था, एक मृतक का था, साथ ही जो हैंड रिटन नोट्स है जिसकी फोटोकॉपी से वो एक्सटॉर्शन करने वाले थे, वो सब हम लोगों को रिकवर हुआ है। विवेचना जारी है। अंबिकापुर में रिपर मशीन चोरी करने के मामले में बालक समेत कुल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई कर आरोपियों के कब्जे से बाइक और रिपर मशीन बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 75,000 है। बता दें कि मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत भारत सरकार आयुष मंत्रालय और जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र नाग के निर्देशन में विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। इसी आयुर्विद्या कार्यक्रम के परिपालन में आयुष विभाग की तरफ से विश्व एड्स दिवस पर नारायणपुर के शासकीय स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बंगलापारा में एड्स जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के तहत एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एचआईवी संक्रमण के प्रसार को कम करना और लोगों में इस जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करना मुख्य उद्देश्य रहा। अंबिकापुर शहर के खरसिया नाका में स्थित एक निजी अस्पताल में मरीज के मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए डॉक्टर समेत अस्पताल के सभी कर्मचारी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार परिजन मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। पित्त में पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज को घर भेज दिया गया। वहीं मरीज को खाने में दिक्कत और उल्टी होने लगी। साथ ही परिजनों ने मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टर द्वारा मरीज का सीटी स्कैन कराया गया, जिसमें परिजनों को बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान पित्त की नाली में अन्य एक नस कट गई है, माफ कीजिएगा, एक अन्य नस कट गई है, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई है। मरीज की मौत हो जाने से परिजनों ने आक्रोश में आकर अस्पताल में हंगामा कर दिया। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हो रहा था, फिर उल्टी हो रहा था, उनको उल्टी होने लगा। फिर डॉक्टर से संपर्क किया अंबिकापुर, तो उन्होंने फिर बुलाया। 25 तारीख को फिर यहाँ भर्ती किए। उन्होंने सीटी स्कैन किया। उसके बाद डॉक्टर बोला कि मेरे से गलती हो गया है। वो दूसरा लेजर से उसका पित्त का पथरी का इलाज हुआ था, उसमें पाइप फट गया, दूसरा नली में छेदा हो गया था। डॉक्टर बोला कि मैं ठीक कर दूंगा, रायपुर से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, फिर चार्ज लगेगा उनका। फिर 30,000 रुपये लिया गया और डॉक्टर आया या नहीं आया हम लोग को जानकारी नहीं है। और आज मरीज का इंतकाल हो गया। तो पैसा लिया गया प्लस स्मार्ट कार्ड भी यूज किया गया है। स्मार्ट कार्ड से कितना लिया गया उसका नॉलेज नहीं है मुझे। डॉक्टर सब आए ही नहीं। जैसे इंतकाल हुआ मरीज का, सब डॉक्टर चले गए या फोन करके सबको भगा दिया गया। ना कोई रिसेप्शन में है, ना कोई यहाँ कार्रवाई चाहते हैं हम लोग, इंसाफ मिले हम लोग। डॉक्टर की लापरवाही है। डॉक्टर खुद बोले हैं हम लोग से, मेरे से ही मिस्टेक हो गया, उसका इलाज मैं फ्री में करूंगा। उसके बाद भी 30,000 रुपये ले लिए। भाई साहब को लेकर आए थे हॉस्पिटल और पथरी हुआ था, पित्त का थैली में पथरी था। 21 तारीख को डॉक्टर फैजुल हसन फिरदौसी साहब ऑपरेशन किए और 23 तारीख को फिर छुट्टी किए और घर ले गए 23 को। तो 24 को घर में रहे। 25 तारीख को फिर उनकी तबीयत खराब हुई, तो 25 को फिर हम लोग लेकर हॉस्पिटल आए। डॉक्टर साहब बोले कि ऑपरेशन के दौरान गलती से एक नस कट गया है, मैं रायपुर से डॉक्टर बुलाऊंगा और उसमें पाइप लगवा दूंगा और ठीक हो जाएंगे, ऐसे बोले। डॉक्टर साहब बोले कि ज्यादा कंडीशन खराब है, अब ठीक नहीं हो रहे हैं, कि मैं रेफर कर रहा हूँ। रेफर का कागज वगैरह बना रहे थे, तब तक हमारा पेशेंट डेथ कर गए। तो डॉक्टर साहब से बोले कि ऐसे कैसे हो गया, आप तो बोले थे ठीक कर देंगे, कि ठीक हो जाएगा, रायपुर रेफर करना नहीं पड़ेगा। मैं रायपुर के लिए रेफर के लिए पूछा भी था, तो बोले कि रेफर करना नहीं पड़ेगा, मैं ठीक कर लूंगा ऐसे। जब हम लोग पूछे कि ऐसे कैसे हो गया, तो डॉक्टर साहब भाग गए और जो भी उनका जूनियर डॉक्टर थे सब भाग गए। डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, न नर्स नहीं है, न कोई और भी कंपाउंडर वगैरह नहीं है, सब लोग भाग गए हैं। कोई इंचार्ज हॉस्पिटल में नहीं है और हॉस्पिटल में सिर्फ मरीज है, अभी कोई नहीं है बिल्कुल। छोटे डोंगर के बड़गांव के नदी पुल पर नक्सलियों का पीएलजीए हफ्ते के पहले ही दिन पत्थर रखकर नक्सलियों ने टांगे, बैनर, पोस्टर भारी मात्रा में फेंके, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से नारायणपुर छोटे डोंगर मार्ग में आवागमन बंद है। बता दें कि पर्चे के माध्यम से पीएलजीए सप्ताह
मानने का नक्सलियों ने ऐलान किया है। साथ ही अमदई घाटी लोह अयसक खदान में कुछ दिन पहले आईईडी ब्लास्ट के चपेट में आए 2 मजदूरों की मौत का जिम्मेदार निक्को कंपनी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ठहराते हुए निक्को कंपनी के ठेकेदार एनएच झा सहित छोटे डोंगर, बैदराज और कोमल मांझी को मौत की सजा नक्सलियों की जन अदालत में सुनाई गई। इस सब के चलते पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। वहीं सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रही हैं। बता दें कि गरियाबंद जिले में 2 विधानसभा सीट है, जिसमें देश के बड़े राजनीतिक पार्टी में कांग्रेस और बीजेपी की जबरदस्त टक्कर रही। वहीं दोनों पार्टी के नेता अपने अपने विधायक प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं और सरकार बनाने की ताल ठोक रहे हैं। जनता पार्टी इस समय गरियाबंद जिला दोनों विधानसभा में बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से पूरा पार्टी के लिए काम किए हैं। बिंदानौगढ़ में 30,000 वोट से माननीय गोवर्धन मांझी जी चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ रोहित साहू जी 20,000 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है। हाँ, क्या हुआ भाई, अब देखो वोट नहीं कहा जाए, लेकिन 100% 2004-20 में हुआ 25 पैसा वोट में जीती गई। भाई देखो, छवि के ऊपर है, ये अच्छा छवि करवे तो छपा भी। झाबुआ में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की है। सुरक्षा का घेरा, स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पूरी गतिविधि पर तीसरी आंख की पैनी नजर है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब तक मतगणना नहीं हो जाती तब तक स्ट्रांग रूम की रूटीन निगरानी की जा रही है। 3 दिसंबर गणना के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। हमारे यहाँ पर सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए हुए हैं, पुख्ता इंतजाम है। चुनाव आयोग की जैसी गाइडलाइंस है उनको पूरा पूर्ण रूप से फॉलो किया जा रहा है। कितनी लेयर में सर आपकी सुरक्षा है सर? हमारे यहाँ पर त्रिस्तरीय लेयर में जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई जानी है उस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। मतगणना वाले दिन और हमारी विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी, उसमें हम पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था का कंट्रोल अपने पास रखेंगे। 3 तारीख को सर जैसे मतगणना होगी, ये तीनों विधानसभाओं की मतगणना है सर, इसका सुरक्षा के व्यापक इंतजाम आज से लेके 3 तारीख तक पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। हम लोग लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं, ज्वाइंट इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं, कहाँ किसकी आवश्यकता है। आरओ के माध्यम से भी पूरी चर्चाएं की जा रही हैं। तो जहां पर मतगणना होनी है वहां पर भी व्यवस्थाएं कर ली हैं और उसके अलावा भी तीनों विधानसभाओं में भी सभी थाना और चौकी के जो बड़े गांव है वहां पर भी हमने इस प्रकार से व्यवस्थाएं की हैं कि कहीं भी कोई अशांति न फैले और शांतिपूर्वक पूरा व्यवस्थाएं और 3 तारीख का जो पूरा कार्यक्रम है संपन्न हो। अब खबर सूरजपुर से है, जहां जिला पुलिस कार्यालय में अधीक्षक निरीक्षक संतोष कुमार वर्मा ने पुलिस विभाग में 43 साल 9 महीने तक लगातार अपनी सेवा देकर 30 नवंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए, जिन्हें पुलिस कार्यालय में एक सादे समारोह में पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलिसेला सहित पुलिस अधिकारियों ने साल फल और उपहार भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान सेवानिवृत्त संतोष वर्मा के परिजनों और मित्रगण भी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलिसेला ने कहा कि सेवानिवृत्त हो रहे वर्मा ने सदैव अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह रहे और उत्कृष्ट कार्य कर जिले में अपनी विशेष पहचान बनाई है। सीतापुर में पुलिस को हत्या के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सीतापुर पुलिस टीम की तरफ से आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्रवाई के दौरान जांच विवेचना कर आरोपी को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की गई। जो पत्नी के साथ आपसी वाद विवाद होने पर हत्या करने की घटना कारित करना स्वीकार किया। वहीं आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। साथ ही आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगी जब्त की गई है।
फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।